अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर सप्लाई अंडर जीएसटी के बारे में अपनी चर्चा। यहाँ पर जो चैप्टर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं ये पूरी तरह से अपडेटेड है आपके मई 21 या नवंबर 21 एग्जाम के लिए, यानी कि सारी नोटिफिकेशन सर्कुलर को हम लोग कवर करते हुए जा रहे हैं। यहाँ तक एक बात मैं बता देना चाहूँ कि इन वीडियोस को देखते वक्त में आप अगर अच्छी क्वालिटी का हेडफोन इस्तेमाल करते हो तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, क्योंकि ये हमारा वन डे रिवीजन वीडियो है। इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले से जीएसटी पढ़ रखा है। अगर आप पहली बार देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब कि ये वीडियो शायद आपके लिए उतने काम की चीज ना हो। ये वीडियो आपके एग्जाम टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर भी आप सुनते हो तो 4 से 5 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो सारे चैप्टर्स को मैंने कोशिश की है मेमोरी टेक्निक के माध्यम से, एक अलग तरीके के प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको याद करवाने की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन वीडियोस को देखते सुनते वक्त में आप अपना पूरा कंसंट्रेशन दोगे, किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करोगे और बड़े ध्यान से वीडियो को देखोगे। जहां पर भी लिखना, मार्क करना, अंडरलाइन करना होगा वहां पर आप पॉज बटन का यूज करोगे। जी हाँ, वीडियो को पॉज करोगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे चैप्टर सप्लाई अंडर जीएसटी का, हमारा वन डे रिवीजन के बारे में अपनी चर्चा। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या जानते हैं, गुड्स के डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। गुड्स का डेफिनेशन सेक्शन 2 के सबसेक्शन 52 में दिया गया है। सीजीएसटी एक्ट की, जहां पर भी मैंने एक्ट का नाम नहीं लिया वहां पर समझ के चलना है सीजीएसटी एक्ट। अगर आईजीएसटी एक्ट मुझे बताना होगा तो मैं स्पेशली उसका नाम लूंगा। तो गुड्स में किसी भी प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी आता है। जी हाँ, किसी भी प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स कहा जाता है, जिसमें बोला गया है कुछ बातें इंक्लूड होती है। क्या क्या बातें इंक्लूड होती है, तो यहां पर साफ साफ बोला गया है कि एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड होता है। अगर आपको एग्जम्पशन चैप्टर याद होगा तो आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार का एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग एग्जेम्प्ट होता है। तो आपको एक्शनेबल क्लेम आते के साथ आपके दिमाग में लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग जो है वो याद आना चाहिए। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि इसमें इंक्लूड होगा ग्रोइंग क्रॉप। जी हाँ, ग्रोइंग क्रॉप जो है गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा बोला गया है कि कोई भी चीज जो कि थिंग्स अटैच है टू लैंड से, या फिर फॉर्म पार्ट करता है लैंड का, और कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि आपको सर्व किया जाएगा कंसिडरेशन लेकर। यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार की जिसमें इंक्लूड होगा एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप और कोई भी थिंग्स अटैच टू लैंड जो कि एग्री किया गया है सर्व करने का आपको। लेकिन गुड्स के डेफिनेशन में साफ साफ एक्सक्लूड किया गया दो बातों को। किस किस बातों को? यहां पर एक्सक्लूड किया गया मनी को, और उसके बाद जो है ना सिक्योरिटीज को। जी हाँ, किसी भी प्रकार की सिक्योरिटीज जो है वो गुड्स नहीं कहला सकती है, और मनी भी गुड्स नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर सर्विस के डिफिनेशन की चर्चा हम लोग करते हैं। सर्विस का डिफिनेशन बड़ा आसान बनाया, बोला गुड्स को छोड़कर कुछ भी सर्विस होता है। एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस। गुड्स को छोड़कर कोई भी चीज सर्विस होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एनीथिंग, साफ साफ बोल दिया एनीथिंग अदर देन गुड्स, लेकिन इसमें भी एक्सक्लूड करके बोला कि मनी और सिक्योरिटीज जो है एक्सक्लूड होता है। यानी कि मनी एंड सिक्योरिटीज ना गुड्स हुआ ना सर्विस हुआ, यानी कि डायरेक्ट मनी एंड सिक्योरिटीज पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन रुकिए, यहां पर एक बात बोला गया सर्विस के डेफिनेशन में प्रोवाइडेड करके, और एक बात बोला गया एक्सप्लेनेशन देकर। एक बात बोली गई प्रोवाइडेड करके, एक बात बोला गया एक्सप्लेनेशन देकर। प्रोवाइडेड करके मनी के बारे में बोला गया कि अगर कंसिडरेशन चार्ज करके कोई मनी यूज करता है या एक फॉर्म करेंसी या डिनोमिनेशन से दूसरे फॉर्म करेंसी या डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करता है, तो अगर ये कंसिडरेशन लेकर किया जाता है तो उस सिचुएशन में वो सर्विस देना हो जाएगा। यानी कि मनी का यूज करना या फिर एक फॉर्म करेंसी या डिनोमिनेशन से दूसरे फॉर्म करेंसी या डिनोमिनेशन में चेंज करना कंसिडरेशन लेकर, तो ये आपका ये जो मनी का यूज करना या आपका कोई भी कन्वर्ट वगैरह कर दिया तो वो आपका सर्विस की परिभाषा में आ जाएगा, यानी कि जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन देकर सर्विस के डेफिनेशन में कहा गया सिक्योरिटीज के संदर्भ में। जी हाँ, सिक्योरिटीज के संदर्भ में, सिक्योरिटीज के बारे में बोला गया कि सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन करने के लिए कोई भी फैसिलिटीज या अरेंजमेंट अगर किया जाता है कंसिडरेशन लेकर, ठीक है, इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन, अगर कोई भी इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन फैसिलिटीज वगैरह दिया जाता है, जैसे कि आप अगर सिक्योरिटी का ट्रेडिंग करते हो और जो ट्रेडिंग करने की फैसिलिटीज आपको देते हैं उन लोगों को जीएसटी के दायरे में रखा गया है। तो इसलिए गुड्स और सर्विस, इसकी परिभाषा हम लोगों ने देख ली। जैसा कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, तो यानी कि गुड्स एंड सर्विस हम लोगों को जानना जरूरी था। अब हम लोग यहां पर इससे रिलेटेड एक सर्कुलर के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो कि 2018 में आया था। एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट,
जिसको आप PSLC के नाम से पुकारते हो, ये लेंडिंग सर्टिफिकेट, ये सिक्योरिटी की वजह से ये सर्कुलर आया। ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट को यहां पर बोला गया कि सिक्योरिटीज होता है, इसीलिए ये जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन सर्कुलर ने इस बात को क्लियर किया। सर्कुलर ने बोला कि जो ये सिक्योरिटीज है, ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट है, इक्वल टू नॉट सिक्योरिटीज, यानी कि ये सिक्योरिटीज नहीं है। तो ये सिक्योरिटीज नहीं तो क्या हो गया, ये बोला कि गुड्स है। गुड्स इसलिए इसको गुड्स क्यों कहा गया, बोला गया कि ये एक प्रकार का फ्रीली ट्रेडेबल ड्यूटी स्क्रिप्ट है। ये एक प्रकार का स्क्रिप्ट है जो कि आसानी से ट्रेड किया जा सकता है, जैसे कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि रिप्लेसमेंट लाइसेंस होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर जो अगर इस सर्टिफिकेट के साथ कोई ट्रेड करता है या डील करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, तो इसका मतलब वो गुड्स की परिभाषा में आ जाएगा और यहां पर जीएसटी लगेगा। ये सर्कुलर ने क्लियर किया। तो फिलहाल आपको याद रखना है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। दूसरी चर्चा हम लोग यहां पर करते हैं, सर्कुलर 2018 में आया था, मेंबर कंट्रीब्यूशन टू ज्वाइंट वेंचर। आपको पता है कि ये जो डेफिनेशन है, इसमें दिखाया गया कि मनी को एक्सक्लूड किया गया है। मनी ना तो गुड्स है ना सिक्योरिटीज, मतलब मनी यहां पर ना गुड्स है ना सर्विस है, सिक्योरिटी खुद ना तो गुड्स है ना सर्विस है। ठीक है, लेकिन ये जो आया कंडीशन, ये मेंबर कंट्रीब्यूशन, यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है कि मेंबर लोग जो है ना ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं और जिसके सारे मेंबर लोग हैं ना इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, सारे मेंबर लोग पैसे कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब ये कंट्रीब्यूशन जो किया वो कंट्रीब्यूशन करना मेंबर और ज्वाइंट वेंचर के बीच में, मेंबर और ज्वाइंट वेंचर के बीच में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसके तहत इन लोगों ने कंसिडरेशन दिया। अब ये जो पैसा कलेक्ट हुआ उससे मशीन खरीदा, ठीक है, ये जो पैसा कलेक्ट हुआ उससे मशीन खरीदा। तो बोला गया कि ये मशीन खरीदा होगा या तो मेंबर से खरीदा गया होगा या फिर थर्ड पार्टी से खरीदा गया होगा। किसी मेंबर के पास ही मशीन होगा तो उससे खरीदा गया होगा या थर्ड पार्टी से खरीदा गया होगा। तो ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, यहां पर जीएसटी लगेगा। लेकिन ये आपस में ये लोग जो कंट्रीब्यूशन लेना देना कर रहे हैं ना, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि उसको ट्रांजैक्शन इन मनी माना जाएगा। तो ये बात हम लोगों ने यहां पर देखी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सप्लाई के डिफिनेशन के बारे में। सप्लाई का इंक्लूसिव डिफिनेशन दिया गया है, इसीलिए बोला गया है सप्लाई इंक्लूड्स होता है। इसमें एक आता है क्लॉज नंबर ए और दूसरा आता है क्लॉज नंबर 20 सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहे हैं। तो अब जहां तक बात करते हैं कि गुड्स या सर्विस का किसी भी फॉर्म में सप्लाई, एनी फॉर्म में सप्लाई इन एनी फॉर्म, इसमें बोला गया साफ साफ करके कि सेल एक्सचेंज, उसके बाद यहां पर बोला गया सेल एक्सचेंज बार्टर हो गया। उसके बाद जो है अदरवाइज आप क्या बोलते हैं, रेंटल करते हो, लीज करते हो, लाइसेंस करते हो या ट्रांसफर करते हो। ट्रांसफर, रेंटल, लीज, लाइसेंस, तो ये सब काम आप करते हो कंसिडरेशन लेकर इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को मैं एफओबी करके लिखता हूं। ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के दौरान। जी हां, अगर आप देखोगे ध्यान से जीएसटी को पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि जब भी सोर्स बिजनेस होगा तभी जीएसटी लगता है। केवल इंपोर्ट ऑफ सर्विस को छोड़कर बाकी सब में बिजनेस का सोर्स को मैंडेटरी किया गया है जीएसटी लगाने के लिए। इसीलिए क्लॉज नंबर ए साफ साफ बोलता है कि आप अगर सेल करते हो, ट्रांसफर करते हो, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज या लाइसेंस करते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कंसिडरेशन लेकर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के दौरान, तो उस परिस्थिति में यहां पर इसको सप्लाई माना जाएगा। अब ये करते हो को जो मैंने शब्द बोला कि अगर सप्लाई करते हो तो सप्लाई में एग्रीड, ठीक है, यहां पर सप्लाई के लिए आप एग्रीड करते हो या सप्लाई मेड करते हो, या एग्रीड करते हो। मेड करते हो यानी कि एग्रीमेंट आपका हो चुका है, और एग्री करते हो यानी कि एडवांस वगैरह की बात आती है। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें जो सप्लाई कहलाएगी। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं सप्लाई में। एक तो आपका ट्रांसफर वगैरह हो जाता है, दूसरा कंसिडरेशन होता है, और तीसरा इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि ये जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एक चीज में नहीं होता है, ये हमने कह दिया क्लॉज नंबर बी में, यानी कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में। जी हां, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में अगर मान लीजिए कि कंसिडरेशन हुआ,
इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में अगर ये कंसिडरेशन हुआ तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सप्लाई कहलाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बीच में अगर कंसिडरेशन है तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सप्लाई कहलाएगा। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस में के बीच में अगर नो कंसिडरेशन, यहां पर कंसिडरेशन नहीं है, आप बोलोगे कि कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई कैसे हो सकता है? शेड्यूल 1 ने साफ साफ कहा है सीजीएसटी एक्ट का, उसमें लिस्ट बताया गया है कि कुछ चीजें बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई कहलाती है। अब यहां पर अगर कंसिडरेशन नहीं है तो यहां पर हम लोग शेड्यूल 1 को जब ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये कंडीशन जरूरी है, फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। प्लस अगर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से, जिसको मैं शॉर्ट में आरपीडीपी बोलता हूं, रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से, यानी कि आपका खुद का एस्टेब्लिशमेंट से आप जो है वो इंपोर्ट करते हो सर्विस का, तो वो सप्लाई कहलाएगा, भले ही कंसिडरेशन नहीं है। इन द कोर्स, मतलब यहां पर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, यहां पर आपने जो है मैंडेटरी है यहां पर ये चीज करना। अब रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है वो हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 15। सेक्शन 15 का एक्सप्लेनेशन 1 में रिलेटेड पर्सन को बताया गया है, डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 में बताया गया है डीम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलकर। ठीक है, ये दोनों सेक्शन को हम लोग थोड़ी देर में देखने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल इस बात को मैं यहीं पर होल्ड करता हूं। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो है आपने देखा यहां पर। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है, हम बात करते हैं कंसिडरेशन किसको कहते हैं। यहां पर जो अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की कंसिडरेशन और बिजनेस, ये दो टर्म को हम लोग अब यहां पर देखेंगे। कंसिडरेशन किसको कहा जाता है, जब ये आम भाषा में पूछते हैं कंसिडरेशन किसको किसको कहा जाता है, तो आप सीधे शब्दों में बोलते हो कि अगर मान लीजिए आपने मनी या अदरवाइज कोई भी पेमेंट किया तो उसको कंसिडरेशन कहा जाता है। लेकिन यहां पर सेक्शन 2 के सबसेक्शन 13 में परिभाषा को थोड़ा सा घुमाया गया है। यहां पर बोला गया है कि पहली बात है कि सप्लाई के रिलेशन में होना चाहिए, इन रिलेशन टू सप्लाई होना चाहिए। इसको बोला गया सप्लाई के रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, या फिर बोला गया है इन रिस्पॉन्स ऑफ सप्लाई, इन रिस्पॉन्स, सप्लाई के रिस्पॉन्स में, या फिर इंड्यूसमेंट, ये शब्द की जो है ना, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इन रिस्पेक्ट, इन रिस्पॉन्स और इंड्यूसमेंट। तो यहां पर जो है ना उस सप्लाई के लिए ये सारी चीजें अगर आप पेमेंट करते हो मनी या फिर अदरवाइज, यानी कि मनी और अदरवाइज को भी कवर कर लिया गया है। पेमेंट मेड और एग्री टू बी मेड, पेमेंट मेड और एग्री टू बी मेड, पेमेंट यहां पर मेड करते हो या फिर एडवांस वगैरह देने करके या कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एग्री करते हो, या फिर किसी काम को ना करना, जैसे कि बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में सेक्शन 28 में पीजीबीपी में आपने देखा था कि यहां पर जो है ना कोई भी काम जो होता है ना फॉरबियंस होता है, या फिर नॉट टू डू, नॉट टू शेयर, नो हाउ वगैरह सब जो आपने देखा था, तो सेक्शन 28 पीजीबीपी में वैसे ही यहां पर होता है कि किसी भी एक्ट को करना या फिर उस एक्ट को फॉरबियंस करना या टॉलरेट करना कंसिडरेशन लेकर, तो वो भी आपके सप्लाई की परिभाषा में आ जाएगा, वो भी कंसिडरेशन की परिभाषा में इसीलिए इंक्लूड कर दिया गया। तो कोई भी एक्ट या फॉरबियरेंस, ठीक है, कोई भी एक्ट या फॉरबियरेंस, ठीक है, जिसका कोई ना कोई मनी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, मनी वैल्यू, मॉनेटरी टर्म में जिसको आप कैलकुलेट करते हो, मेजर करते हो, ठीक है, तो वो सारे कंसिडरेशन कहलाएंगे। कंसिडरेशन में कुछ बातें एक्सेप्ट हो जाएगी, कंसिडरेशन में कुछ चीजें एक्सेप्ट हो जाएगी। अब ये कौन सा चीज जो बोला कि कंसिडरेशन में एक्सेप्ट हो जाएगा, जरा उसकी कहानी हम लोग देखते हैं। तो कंसिडरेशन में एक्सेप्ट होगा अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलता है, तो जी हाँ, कोई सब्सिडी अगर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तो ये कंसिडरेशन से एक्सक्लूड हो जाएगा। दूसरी बात यहां पर बोली गई कि डिपॉजिट जो होता है ना, जैसे कि आप कोई भी डिपॉजिट करते हो, लेकिन अगर वो फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर वो डिपॉजिट एक्सक्लूड हो जाएगा कंसिडरेशन में से। एक्सेप्ट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, जैसे कि आपने बोल दिया कि भैया ये जो डिपॉजिट फिलहाल कर रहे हैं, अगर हम आपका पेमेंट ये फिलहाल डिपॉजिट दे रहे हैं, लेकिन वो किसी भी कारण से पेमेंट के डिफॉल्टर होने की वजह से या किसी भी कारण से फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन हो जाता है, तो फिर वो कंसिडरेशन कहलाएगा। अदरवाइज जनरली डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं कहलाता है। तो मैंने बोला कि कंसिडरेशन किसको कहा जाता है, तो सप्लाई के रिस्पेक्ट में, सप्लाई के रिस्पॉन्स में या सप्लाई के इंड्यूसमेंट में कोई भी मनी वैल्यू या अदरवाइज कोई भी पेमेंट मेड या एग्री टू बी पेमेंट किया जाता है। तो इंड्यूसमेंट का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा जो है वो
क्या बोलते हैं डेकोरेट करते हो। मैंने आपको बोला कि आप मेरा ऑफिस डेकोरेट कर दो, बदले में मैं आपका जो है ना वो क्लास ले लूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया। मतलब आपके लिए मैंने जो किया उसके बदले में आपने मेरे लिए किया, तो इट मींस यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो गया, उसको इंड्यूसमेंट सबसे पुकारा गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कंसिडरेशन में सप्लाई होगा, सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू इंड्यूसमेंट ऑफ मनी या अदरवाइज किसी भी वैल्यू में पेमेंट मेड और एग्री टू बी मेड, या फिर एक्ट या फॉरबियरेंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस की कहानी भी बड़ी अजीब है। यहाँ पर हम लोग बिजनेस की कहानी की जब चर्चा करते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पर ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, ये सारी चीजें आपने बिजनेस प्रोफेशन में भी देखी थी। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, या फिर प्रोफेशन हो गया, या फिर वोकेशन हो गया, या एडवेंचर हो गया, या फिर यहाँ पर जो है ना वेजर हो गया, ये सारी चीजें और सिमिलर, ये सारी चीजों को बताया गया है कि ये सब चीजें बिजनेस है, ये सब बिजनेस है, चाहे पिक्यूनरी बेनिफिट के लिए हो ना हो। इतना ही नहीं, इस जो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, या फिर आपने जो यहां पर देखा कि प्रोफेशन, उसके बाद वोकेशन, एडवेंचर या वेचर या सिमिलर एक्टिविटीज, ठीक है, उसका एंसिलरी या इंसिडेंटल एक्टिविटीज को भी बिजनेस कहा जाएगा। इन सबका एंसिलरी और इंसिडेंटल एक्टिविटी को भी बिजनेस कहा जाएगा। और एक बात और यहां पर भी ये आती है कि ये सारी चीजें किसी भी वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी या रेगुलेशन में हो या ना हो, या फिर जो है ना रेगुलर हो ना हो, सॉरी रेगुलर हो ना हो। ठीक है, यहां पर बोला कि कोई भी फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी में हो, किसी भी वॉल्यूम में हो, रेगुलर हो ना हो, रेगुलर और नॉट, ठीक है, कंटिन्यूटी में हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका जो है ना बिजनेस की परिभाषा में आ जाएगा। ये ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, उसके बाद वोकेशन, एडवेंचर और वेजर, ये सब बिजनेस की परिभाषा में आ जाएगा। तो पहला कैटेगरी तो ये हो गया। दूसरा कि अगर आप बिजनेस को कमेंस करते हो या क्लोज करते हो तो कुछ ना कुछ गुड्स या कैपिटल गुड्स को एक्वायर करोगे या डिस्पोज करोगे, उसको भी बोला गया है, वो भी करना। बिजनेस को चालू करना और बंद करना भी, उसके लिए भी जो आपने एसेट्स को खरीदा, बेचा, गुड्स को, कैपिटल गुड्स को एक्वायर या डिस्पोज किया, उसको भी बोला गया कि ये भी बिजनेस की परिभाषा में आ गया। तो यानी कि यहां पर आपने देखा कमेंस और क्लोजर। जी हाँ, कमेंस और क्लोजर, ठीक है। इसके लिए गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स अगर एक्वायर या डिस्पोज करते हो तो ये भी आपका बिजनेस की परिभाषा में आ गया। उसके बाद जहां तक बात करते हैं क्लब, एसोसिएशन या सोसाइटी, इसमें क्या होता है कि मेंबर लोगों से पैसे लेकर इनको फैसिलिटीज वगैरह दी जाती है। मेंबर लोगों से पैसे लेकर इनको फैसिलिटीज वगैरह दी जाती है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बिजनेस की परिभाषा में कवर करते हैं। इसको भी बिजनेस की परिभाषा में कवर करते हैं। किसी प्रीमाइस में, चाहे वो आपका, पता है आपको, मूवी हॉल में जाते हो, मल्टीप्लेक्स में जाते हो, यानी कि प्रीमाइस में इंटर करते हो, या फिर जू में जाते हो, प्रीमाइस में इंटर करते हो। एग्जम्पशन चैप्टर को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं रोकता हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जम्पशन में मैं इसके बारे में और भी चर्चा करूंगा। अगर किसी भी प्रीमाइस में इंटर करते हो कंसिडरेशन लेकर तो वो भी बिजनेस कहलाएगा। फिर जहां तक बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी, अगर पब्लिक अथॉरिटी में कोई काम करता है, पब्लिक अथॉरिटी में कोई काम करता है तो वो भी आपका बिजनेस कहलाएगा। भले ही बात अलग है कि यहां पर दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जो पब्लिक अथॉरिटी का काम को जीएसटी के दायरे से एग्जम्प्ट किया गया है नोटिफिकेशन के माध्यम से, लेकिन यहां पर ये बिजनेस की परिभाषा में तो आ जाएगा। फिर जहां तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए यहां पर आपने देखा ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर या प्रोफेशन या वोकेशन, इन सब की वजह से आपने कोई पोस्ट होल्ड करके रखा है, पोस्ट होल्ड करके रखा है, और उस होल्ड के लिए, ठीक है, अदर देन इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप कोई सर्विस वगैरह देते हो तो पोस्ट होल्ड करके रखा है, और उसके बाद जो है ना आप कोई सर्विस देते हो एज ए होल्डर ऑफ सच पोस्ट, तो वो भी बिजनेस की परिभाषा में आ जाएगा। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि रेस क्लब का कोई भी एक्टिविटीज, रेस क्लब का कोई भी एक्टिविटीज, रेस क्लब जो है ना कोई भी एक्टिविटी करता है, चाहे वो टोटली सेटर का काम करता है या फिर लाइसेंस देता है बुक मेकर को, ठीक है, मतलब आपका जो भी, आपका जो मान लीजिए कि घोड़ा का रेस हो रहा है, उसका जो भी जो बिडिंग करता है, जो पैसे लगाता है, जो पैसे जीतता है, हारता है, सारा जो कैलकुलेशन करने का सारा फैसिलिटीज वगैरह अरेंजमेंट करता है, वो जो रेस क्लब होता है ना, उसका कोई भी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग वो बुक मेकर को टिकट बुकिंग वगैरह करने के लिए लाइसेंस देता है, तो वो एक्टिविटी भी आपका बिजनेस कहलाएगा, और बुक मेकर का भी एक्टिविटीज जो है वो बिजनेस कहलाएगा। इस तरीके से बिजनेस की परिभाषा हम लोगों ने देखी। अब जहां तक बात करते हैं कि यहां पर हम लोगों को एक सर्कुलर जानना है, जो कि सर्कुलर जो है ना 2017 में आया था, आर्ट वर्क एग्जीबिशन इन अनदर स्टेट। आप देखते हो कि अलग अलग स्टेट में, आप देखते हो कि अलग अलग स्टेट के लोग आकर जो है वो आर्ट वर्क का एग्जीबिशन लगाते हैं। यहां पर सर्कुलर ने बताया कि अगर मान लीजिए कि एग्जीबिशन ही केवल है, ओनली फॉर एग्जीबिशन, ओनली फॉर एग्जीबिशन,
अगर आप ले जा रहे हो दूसरे स्टेट में तो ये आपका सप्लाई के दायरे में ही नहीं आएगा, सप्लाई के दायरे में ही नहीं आएगा। नॉट सप्लाई तो जीएसटी का सवाल नहीं उठता है, जीएसटी का सवाल नहीं उठता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, किसी भी पुस्तक मेले में आप जाते हो या फिर आप हैंडीक्राफ्ट मेले में जाते हो, वहां पर आप देखते हो कि वहां पर आपको जो पसंद आता है आप परचेस भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एग्जीबिशन एंड सप्लाई दोनों के लिए जो है एग्जीबिशन एंड सप्लाई दोनों के लिए जो है वो लाया गया है दूसरे स्टेट में, अनदर स्टेट में जाते हो तो। अब यहां पर बात आती है कि जब दूसरे स्टेट में यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो यहां पर आपका आईजीएसटी का सवाल उठता है। आईजीएसटी कब लगेगा? ऑन एक्चुअल सप्लाई पर आईजीएसटी लगेगा, ऐसा कहा गया। अब दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए आपको डिलीवरी चालान रखना पड़ेगा, रूल नंबर 55 सीजीएसटी रूल का जो डिलीवरी चालान होता है वो चालान रखना पड़ेगा, और साथ में ईवे बिल अगर आता है आपके दायरे में तो उसका कॉपी रखना पड़ेगा। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि एक बात और आती है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, यहां पर क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलकर। तो काउंसिल ने, जीएसटी काउंसिल ने इस बात को क्लियर किया कि भैया एग्जीबिशन के लिए ले जा रहे हो तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने 2017 के आए हुए एक सर्कुलर के माध्यम से जाना। अब हम लोग यहां पर एक कहानी और देखते हैं। यहां पर हम लोग बात करते हैं कि एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन इज सप्लाई, एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन इज सप्लाई। उससे पहले मैंने आपको बताया था रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में मैंने चर्चा की थी। मैंने चर्चा कहां पर की थी रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में? तो मैंने यहां पर जब सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 भी बता रहा था मैं, तो मैंने आपको बोला था कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन होता है तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, और रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में जो है ट्रांजैक्शन होना चाहिए आरपीडीपी के बीच में। रिलेटेड पर्सन मैंने बोला था एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 15 में, और डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 में बताया गया है। अब हम इन्हीं दोनों की चर्चा करते हैं, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन की चर्चा करते हैं। रिलेटेड पर्सन किसको कहा जाता है? अगर आपकी कंपनी का कोई ऑफिसर या एम्प्लॉई है, ऑफिसर या डायरेक्टर है, तो उसको आप रिलेटेड पर्सन कह सकते हो, रिलेटेड पर्सन कहोगे इसको आप। ठीक है, अब जहां तक बात करते हैं कि अगर लीगल पार्टनर है, लीगल पार्टनर भी रिलेटेड पर्सन कहलाता है। उसके बाद एम्प्लॉई एम्प्लॉयर है, जी हाँ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर ये रिलेटेड पर्सन कहलाता है, ये रिलेटेड पर्सन की परिभाषा में कवर करता है। याद रखना एम्प्लॉई एम्प्लॉयर पर बहुत सारी कहानी आती है। अब जहां तक बात करते हैं कि कोई अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन होल्ड या कंट्रोल करता है 25% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, 25% और मोर वोटिंग पावर, तो इसका मतलब 25% से ज्यादा वोटिंग पावर रखने वाला, ओन कंट्रोल और होल्ड करने वाला, ये आपका जो रिलेटेड पर्सन कहलाएगा, ये रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। अब जहां तक बात करते हैं कि अगर एक कंपनी है ए एंड बी मिलकर आपस में सी पर कंट्रोल करता है, तो ये सारे आपस में रिलेटेड कहलाएंगे। उसके बाद जहां तक बात करते हैं अगर सी ए एंड बी दोनों पर कंट्रोल करता है तो ये भी रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। और सेम फैमिली का मेंबर होता है, सेम फैमिली का मेंबर, ये भी आपका रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। ये सारे रिलेटेड पर्सन की परिभाषा हम लोगों ने देखी। अब यहां पर आरपीडीपी के बाद डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन किसको कहा जाता है? तो यहां पर अगर मान लीजिए कि सबसे पहले 25 का 4 आता है क्लॉज, सेक्शन 25 का सब सेक्शन 4 जो कि प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, वहां पर बोला गया है एक स्टेट में या फिर एक से ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी ए में या फिर स्टेट या यूनियन टेरिटरी बी में, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये दोनों स्टेट में आपने एक से अधिक रजिस्ट्रेशन लिया है या फिर लायबल हो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, लिया है या फिर लायबल हो अदरवाइज रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो वो सारे जो रजिस्ट्रेशन है ना, या लायबल हो ना, जो भी आपका ब्रांचेस वगैरह सब, एस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब है जहां पर आप अलग रजिस्ट्रेशन लेने के लायबल हो, चाहे दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में होने के कारण, या फिर सेम स्टेट में अगर आप अपने बिजनेस वर्टिकल का दूसरा रजिस्ट्रेशन लेते हो, तो वो सारे आपस में जो है डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। जी हाँ, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। उसके बाद 25 का सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया आपने, एक स्टेट में, मान लीजिए स्टेट ए में आप, एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपका रजिस्ट्रेशन लिया है, और स्टेट बी में या फिर सेम स्टेट बी में दूसरे स्टेट में आपका एस्टेब्लिशमेंट है, तो दूसरे स्टेट में अगर आपका एस्टेब्लिशमेंट है तो ये दोनों आपस में, ये वाला एस्टेब्लिशमेंट और वो वाला एस्टेब्लिशमेंट आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा। अब यहां पर डिस्टिंक्ट पर्सन जो हम लोगों ने परिभाषा देखी, उसी पर एक सर्कुलर आया था 2017 में, सर्कुलर 2017 में आया था। ये सर्कुलर क्या कहता है कि जो आपस में, क्योंकि आप ही का वो एस्टेब्लिशमेंट है ना, तो आप क्या करोगे ना, कन्वेंस का तो मूवमेंट
करोगे, क्या कन्वेंस का मूव करना सप्लाई कहलाएगा? कन्वेंस मूव बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। जी हाँ, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में गड्डी जो है मूव हो रही है। तो अब सिचुएशन में क्या अगर गड्डी मूव हो रही है फर्दर सप्लाई के लिए, क्या आप सप्लाई कर रहे हो गाड़ी का ही, अगर आप सप्लाई कर रहे हो तब तो निश्चित यहां पर जीएसटी के दायरे में आएगा, जीएसटी यहां पर लगेगा। लेकिन नॉट फॉर फर्दर सप्लाई आप मूव करते हो, ठीक है, नॉट फॉर फर्दर सप्लाई, तो यहां पर कन्वेंस की बात हो रही है। तो यहां पर दो चीजें आती है, एक आपका जो है ना गाड़ी में जो रिक्स टूल्स वगैरह सब रखा हुआ है, रिक्स, और ये फर्दर सप्लाई नहीं होता है तो नो जीएसटी, यहां पर भी जीएसटी नहीं आएगा। दूसरा दूसरा बात यहां पर क्या आता है, कन्वेंस खुद के बारे में, गाड़ी है तो गाड़ी के बारे में, तो कन्वेंस के खुद के बारे में, तो ये भी केवल मूवमेंट होता है तो नो जीएसटी। लेकिन अगर इन सबका रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो चार्ज होगा ना वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। जी हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का चार्ज जो होगा ना वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। आपने सेक्शन 24 देखा, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखा होगा, जहां पर बोला गया था कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। यहां पर बहुत सारी बातें हम लोगों को और भी देखनी है। ये चैप्टर उम्मीद करता हूं कि थोड़ा आप ध्यान से देख रहे होगे, ताकि ये चैप्टर थोड़ा सा, बहुत सारे कंसेप्ट है इसको जब मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं इसीलिए क्योंकि मैं जनरली वन डे रिवीजन या एलएमआर की वीडियो में लिखता नहीं हूं, लेकिन मैं यहां पर लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कुछ ज्यादा एक्सटेंड तक मैं खींच सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा।